नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कांग्रेस कर्नाटक में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या कर्नाटक चुनाव के नतीजों का असर मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर पड़ेगा, उसमें भी खासकर बीजेपी पर जो मौजूदा समय में सत्ता पर है। साथ ही हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि कर्नाटक चुनाव परिणाम मध्य प्रदेश को क्या सियासी संदेश दे रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बात विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद कांग्रेस पूरी तरह से उत्साहित है। कांग्रेस की प्रचंड जीत कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। कर्नाटक चुनाव के परिणाम का असर मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर पड़ना तय माना जा रहा है, खासकर बीजेपी पर जो मौजूदा समय में सरकार में बैठी है। दरअसल इसकी वजह है कि यह कर्नाटक सरकार में 25 में से 13 मंत्री चुनाव हार चुके हैं। इतना ही नहीं है, 2019 में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिराने वाले 14 में से 8 विधायकों को भी जनता ने नकार दिया है। ये जो बातें मैं करने वाला हूं, ये बहुत रोचक बातें हैं, इसे गौर से समझिएगा, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है वो मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों से बस मिलता जुलता रहेगा। क्योंकि ऐसा कह सकते हैं कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश एक सिक्के के दो पहलू हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चेहरे हैं, रणनीति है जो तय करेंगी, लेकिन अभी जो स्थिति है उस स्थिति के मद्देनजर कुछ खास बिंदु हैं, वो मैं आपसे विस्तार में बताऊंगा। असल में बीजेपी आलाकमान भले ही राजनीति में परिवारवाद का विरोध करता हो, लेकिन कर्नाटक में 20 से अधिक मंत्रियों, विधायकों, सांसदों के बेटे बेटियों सहित दूसरे रिश्तेदारों को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा, जिसका नतीजा यह हुआ कि ऐसे 15 उम्मीदवारों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अब यह क्यों हुआ? क्योंकि दबाव था एंटी इनकम्बेंसी का। दबाव था कि जो स्थापित विधानसभा में स्थापित चेहरे और स्थापित परिवार हैं, स्थापित राजनेता हैं, उन्हें आप ऐसे दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आपको अगर उन विधायकों को टिकट नहीं देना है, उन पूर्व विधायकों को टिकट नहीं देना है, तो उनके बेटे बेटी, भतीजे भतीजी या रिश्तेदारों को टिकट देना ही पड़ेगा। परिवारवाद का जो फंडा है उसे आप अलग रख दीजिए। अब तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कर्नाटक मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात एक जैसे। वहां भी सरकार थी 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी, हालांकि बीच में सरकार गिराई गई, मुख्यमंत्री भी बदले दो, तो 3-3.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी समझिए कितनी भयानक थी। यहां भी सरकार है 19 साल की, और 19 साल की एंटी इनकम्बेंसी यहां भी सरकार गिराई गई है। अब जिसके तहत एक जैसे हालात हैं, और उन हालातों की तरह 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिरी थी। ठीक 1 साल बाद मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ की सरकार गिरी। सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके समर्थकों की बगावत की वजह से सत्ता से बाहर हो गए। ऐसे में अब यह समझना जरूरी है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे मध्य प्रदेश की राजनीति पर क्या संदेश दे रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की रणनीति की अगर हम चर्चा करें तो देखिए, बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में से 224 में से 104 सीटें जीती थी। बात कर्नाटक की कर रहा हूं मैं, लेकिन इस चुनाव में मौजूदा 19 विधायकों के टिकट काट दिए। इनमें से पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर 3 बार के विधायक भी शामिल हैं, जिनका नतीजा यह हुआ कि जिन सीटों पर नए चेहरों को जगह दी गई, उनमें से 19 टिकट काटे गए थे, 16 लोग जीत कर आए हैं। जो 19 टिकट काटे गए थे, बड़े बड़े चेहरों के, पुराने पूर्व मंत्री थे, बड़े बड़े नेता थे, और 19 के टिकट काटे गए, 19 को नए चेहरों को टिकट दिए गए। एकदम युवा खून, नए चेहरे,
कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं और 19 में से 16 लोग जीत कर आए। अब इसका मध्य प्रदेश पर असर समझिए कि इसका मध्य प्रदेश पर असर यह होगा कि प्रदेश में बीजेपी के 126 विधायक हैं, लेकिन पार्टी के आंतरिक सर्वे में 50-60 से अधिक विधायकों की रिपोर्ट ठीक नहीं बताई जा रही। मध्य प्रदेश में 3 से लेकर 8 बार के 59 विधायक हैं, 3 से लेकर और 8 बार के, लगातार एक के बाद जीतते रहे। ऐसे 59 विधायक हैं और ऐसे में बीजेपी नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। इसकी प्लानिंग बन रही है कि साहब एंटी इनकम्बेंसी खत्म करना है तो चेहरे बदल दिए, क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, बहुत दावे के साथ मैं आपको इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि एंटी इनकम्बेंसी कभी पार्टी की नहीं होती है, कभी नहीं होती किसी पार्टी की। एंटी इनकम्बेंसी जो होती है वो चेहरों की होती है, और चेहरे जो जनता के बीच जाते हैं, उनकी कार्यप्रणाली कैसी है, उनकी बातें कैसी हैं, उनका व्यवहार कैसा है, वो करप्ट हैं या ईमानदार हैं, या जनता से किस तरीके से व्यवहार करते हैं, उनके काम करते हैं नहीं करते, तो व्यक्तियों की एंटी इनकम्बेंसी होती है, पार्टी की नहीं होती। इसलिए पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। अब दूसरा संदेश क्या है वो भी समझ लीजिए। दूसरा संदेश यह है कि जो बीजेपी परिवारवाद का विरोध करती है वो दूसरे दलों पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप मढ़ती है। वहीं बीजेपी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में परिवारवाद की शिकार हुई है। कर्नाटक में बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए अपने बुजुर्ग और अनुभवी नेताओं को टिकट देने की बजाय उनके बेटे बेटियों और रिश्तेदारों को टिकट दिया। वहां 20 से अधिक मंत्री, विधायकों और सांसदों के बेटे बेटी और रिश्तेदारों को चुनाव में लड़ा, जिसका नतीजा यह हुआ कि 20 में से 15 उम्मीदवार चुनाव हार गए। दबाव था कि भाई आप मुझे नहीं दोगे ना तो मेरे बेटे को दो, मेरी बेटी को दो, मेरे रिश्तेदार को दे। 20 ऐसे चेहरे थे जिनमें से 15 चुनाव हार गए। सोचिए आप, तो मैंने जिक्र पहले किया आपको। अब मध्य प्रदेश में ऐसे दर्जन भर से ज्यादा नेता हैं जिनके बेटे बेटी और रिश्तेदार चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। उनमें खुद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, हक बनता है। मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे हैं अभिषेक, हक बनता है, अगर पिता को नहीं तो बेटे को। यशोधरा राजे सिंधिया हैं, कई बार की विधायक हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं, अगर उनको नहीं तो बेटे का हक बनता है। अक्षय बंसाली, पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन है, अगर उनको टिकट नहीं तो उनकी बेटी जो मौसमी बिसेन है उनका हक बनता है। पूर्व वित्त मंत्री हैं जयंत मलैया, लगातार जीतते रहे, एक के बाद उनको टिकट नहीं दिया गया, पार्टी छोड़ दी, मनाया गया, वापस आ गए। उनके बेटे हैं सिद्धार्थ मलैया, उनको हाल ही में आपने तस्वीरें देखी होंगी, बीजेपी ने वापस लिया, हक बनता है। ऐसे में अब यह देखना, ऐसे कई सारे चेहरे हैं। नरोत्तम मिश्रा हैं, गृह मंत्री हैं, अगर उनको आप टिकट नहीं देंगे तो उनके बेटे सुकर्ण हैं या उनके भतीजे विवेक हैं, हक बनता है। रुस्तम सिंह हैं जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 75 साल पूरे कर चुके हैं, अगर उनको टिकट नहीं देंगे तो उनके बेटे को टिकट दीजिए, हक बनता है। बहुत सारे चेहरे, आप विंध्य में चले जाइए, विंध्य में केदार शुक्ला हैं, अगर आप उनको टिकट नहीं देना चाहते, आप मानते हैं कि उम्र हो गई तो उनके बेटे हैं, उनको टिकट दीजिए, हक बनता है। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं। जुगल किशोर बागरी, और हाल ही में इस पूरी बहस के बीच क्योंकि उम्र का पायदान पार कर चुके तो आपको टिकट नहीं है, ऐसी ही स्थिति में अब हो यह गया है कि दीपक जो जोशी थे वो पार्टी छोड़कर चले गए। कई सारे चेहरे हैं, ये तो मैंने कुछ नाम बताए, कई सारे चेहरे, उनके बेटे इंतजार कर रहे हैं कि भाई अगर पिताजी को नहीं या माताजी को नहीं तो फिर हमें टिकट दीजिए। और देखिए, राजनीतिक विरासत होती है। कोई एक मंत्री या सांसद जो 20 साल, 25 साल, 30 साल राजनीति में देता है तो उनके परिवार के जो बेटा बेटी हैं वो अपने परिवार की विरासत को संभालते हैं, वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हैंड्स की जरूरत होती है। कार्यकर्ताओं को एंटरटेन करना है, क्षेत्र के काम कराने हैं, क्योंकि नेताजी तो बिजी हैं, तो उसमें परिवार का एक व्यक्ति राजनीति में ही खप जाता है और वो ये समझ कर चलता है कि मुझे अपने पिता की या माता की विरासत को आगे बढ़ाना है, राजनीतिक विरासत को, इसलिए वो उसी राजनीति में खपता चला जाता है। लेकिन पार्टी ने तो कुछ और तय कर दिया कि जनाब परिवारवाद नहीं चलेगा। अब संकट यहां है। अब ऐसे में यह देखना होगा कि बीजेपी इस फार्मूले को लागू करेगी या फिर नेताओं के बेटे बेटियों को चुनाव से अलग रखेगी। एक और संदेश,
और तीसरा संदेश यह है कि कर्नाटक में बीजेपी का ऐसा चेहरा नहीं था जो स्थानीय स्तर पर जो नेता है, बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा, किसी भी स्थानीय व्यक्ति को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ा। और चुनाव किसका लड़ा? चेहरा कौन था? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कर्नाटक की जनता से कनेक्ट नहीं हो पाए। देखिए, वहां कुछ परेशानियां थी। परेशानियां क्या थी? एक तो भाषाई परेशानी थी। आप हिंदी बोल रहे हैं, वहां की 70% जनता, 80% जनता हिंदी समझ नहीं रही। आप भाषणों में मुद्दों को उठा रहे हैं, वहां की जनता को समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि वहां कन्नड़ जनता समझती है। कुछ लोग हैं जो हिंदी अंग्रेजी समझते हैं, लेकिन ज्यादातर वहां की रैलियों में बातें हिंदी में की गई। और हिंदी भाषी जितने भी नेता थे, केंद्र के कई केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, नरेंद्र मोदी, तमाम लोग, चाहे कई राज्यों के मुख्यमंत्री, वो वहां की जनता से चुनावी रैलियों में, रोड शो में हिंदी में ही संवाद कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। जो जनता कनेक्ट नहीं कर पाई। आपको याद होगा, बंगाल में भी ऐसा ही हुआ था। पश्चिम बंगाल में आक्रामक चुनाव प्रचार, आक्रामक रैलियां, आक्रामक आरोप। मैं भी बंगाल गया और मैंने भी वहां गांव में घुसकर इंटरव्यू लिए। मैंने हिंदी में उन लोगों से बात की, उनको हिंदी समझ में नहीं आती और जो उनकी स्थानीय भाषा है मुझे समझ में नहीं आ रही। तो आप कनेक्टिविटी कैसे कर पाओगे? तो यहां पर स्थानीय चेहरों को दरकिनार कर दिया गया, जिसमें जगदीश शेट्टार थे, इसके साथ साथ येदुरप्पा थे, इसके साथ साथ ईश्वरप्पा थे। मतलब, और आपने चेहरे के तौर पर किसे रखा? आपने चेहरे के तौर पर शोभा करंदलाजे, जो केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री हैं। इससे पहले आपने कभी उनको इतना नहीं देखा होगा। आपने चेहरे के तौर पर बार बार मीडिया में उनको लेके आ रहे थे, पब्लिक कनेक्ट नहीं कर पाई। तो यह एक परेशानी है। कर्नाटक में यह परेशानी हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में यह परेशानी नहीं है। मध्य प्रदेश में आपके पास एक चेहरा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में आपके पास चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश में आपके पास चेहरा है नरेंद्र सिंह तोमर। मध्य प्रदेश में आपके पास चेहरा है कैलाश विजयवर्गीय। मध्य प्रदेश में आपके पास चेहरा है बीडी शर्मा। मध्य प्रदेश में आपके पास चेहरा है राकेश कुमार सिंह। मध्य प्रदेश में आपके पास चेहरा है नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश में आपके पास बहुत सारे चेहरे। चूंकि मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है और ये तमाम नेता हिंदी भाषी राज्य, तो पब्लिक कनेक्ट करेगी। लेकिन परेशानी ये कांग्रेस में भी वही चेहरे, और वो भी हिंदी भाषी हैं, तो सीधे कनेक्ट करते हैं। लेकिन बीजेपी की इसमें ताकत ज्यादा है। कन्विंसिंग पावर बीजेपी का मुद्दों के जरिए इसमें ज्यादा है। अब जो परेशानी थी, मैंने आपको बता दिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा। अब पार्टी ने चुनाव से पहले यह फैसला किया था कि चुनाव के बाद ही हम मुख्यमंत्री का चेहरा रखेंगे, जिसका नतीजा यह रहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करने का बीजेपी को नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश में इसका क्या असर रहेगा? भाई, मध्य प्रदेश में चेहरे के तौर पर फिलहाल बीजेपी के पास है चेहरा, और वो चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, लोकप्रिय। देखिए, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास सबसे बड़ा चेहरा शिवराज सिंह चौहान है, जो मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनता को कनेक्ट करते हैं, और वो उनके अंदर कन्विंसिंग पावर भी है। वो अगर बोलते हैं तो पब्लिक को कन्विंस करते हैं। लेकिन अगर ये खूबी है, ये अगर आपकी ताकत है, तो यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि 19 साल हो गए, और 19 साल में चेहरे की एंटी इनकम्बेंसी, और 19 साल से वो मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री बनने की, यानी कि उनकी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी। दूसरी एक जो सबसे बड़ी चीज है कि जो भाषण उन्होंने आज से 15 साल पहले बोला होगा, उसी भाषण के इर्द गिर्द आपको चीजें आज भी मिलेंगी। योजनाओं के नाम बदले होंगे, योजना कुछ ऐसी होंगी, तो ये एक परेशानी है। लेकिन चेहरे के तौर पर बड़ा चेहरा, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि पार्टी आलाकमान का फैसला क्या होगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तक इसी चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या चेहरा बदला जाएगा, पार्टी असमंजस में है, चिंतन कर रही है, मनन कर रही है। और कर्नाटक चुनाव के बाद तो पार्टी ये सोच रही है, भैया रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, स्थानीय चेहरे पर चुनाव लड़ो। ऐसा नहीं हो कि आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, और अगर हार गए तो अभी कर्नाटक का ठीकरा फूटा है, फिर मध्य प्रदेश का ठीकरा फूट जाएगा। इसलिए एक काम करो, जो है उसी को चलाओ, अच्छाई भी उन्हीं के नाम और बुराई भी उनका। अब कर्नाटक में 2019 में जिन 17 विधायकों ने कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिराई थी,
यह पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे समझिएगा। जिन 17 विधायकों ने कांग्रेस की जेडीएस सरकार गिराई थी, उनमें से 14 विधायकों को बीजेपी ने टिकट दिया। जिन 3 विधायकों के टिकट नहीं मिल पाए, उनका नाम रोशन बेग, आर शंकर और एच विश्वनाथ। तो 2018 में सरकार बनने के 1 साल के भीतर ही कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के 17 विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद दिसंबर 2019, नवंबर 2020 और मई 2021 में वो उपचुनाव हुए और इन 17 में से 15 को बीजेपी ने टिकट दे दिया, जिनमें से 12 विधायक चुनाव जीत गए थे। 17 में से 12 विधायक चुनाव जीते, 15 को टिकट दिया, 3 हार गए थे। अब नतीजा क्या रहा? इस बार के चुनाव में जिन 14 विधायकों को टिकट दिया, जो जीत के आए थे, 8 विधायक चुनाव हार गए। ये वही 8 विधायक थे जिन्होंने सरकार गिराई थी। क्या मध्य प्रदेश में यह पैटर्न दोहराएगा? मध्य प्रदेश में असर यह रहेगा कि सिंधिया समर्थक और भी जो विधायक थे, सिंधिया समर्थक भी थे, कुछ और भी थे। कांग्रेस के 22 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने मार्च 2022 में बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद कांग्रेस के 6 और विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी। उपचुनाव में 28 में से 9 विधायक चुनाव हारे, बाकी के विधायक चुनाव जीते। अब इस चुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले विधायकों को टिकट देने का दबाव रहेगा कि साहब हमने सरकार गिराई अपनी कांग्रेस की, अब हमने आपकी सरकार बनाई, 3 साल आप सरकार में रहे, हमें टिकट दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे, यह दबाव रहेगा। लेकिन क्या वो जीत कर आएंगे? कर्नाटक के बारे में सोचिए। अब एक और संदेश है, 5वां, कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने स्थानीय और जनहित के मुद्दों के सिवाय बजरंगबली जैसे मुद्दों को ज्यादा अहमियत दी है। दरअसल कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई का जिक्र कर लिया, आप सभी को पता है, बैन करने की बात की थी। बीजेपी ने बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ दिया और मुद्दा बनाया। अब यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी रैलियों में बजरंगबली के नारे लगाए। मोदी जी को करना पड़ा है, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर सरकार की स्थिति ठीक नहीं थी, एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा थी और बीजेपी या केंद्र के रणनीतिकार ये मान रहे थे कि अगर स्थानीय मुद्दों में हम घुसे तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए ऐसे मुद्दों को क्रिएट किया जाए जिसमें स्थानीय परेशानी, स्थानीय मुद्दे छुप जाए और हिंदुत्व और हिंदी और हिंदुस्तान का जो एजेंडा है वो यहां पर फिट हो जाए बीजेपी का। अब इसका नतीजा क्या रहा? नतीजा ये रहा कि एग्जिट पोल में ही 86% लोगों ने कहा कि उन्होंने बजरंग दल या बजरंगबली जैसे मुद्दों को कोई तवज्जो नहीं दी। मध्य प्रदेश में असर ये होगा कि कर्नाटक चुनाव परिणाम में मिले सबक के बाद बीजेपी हिंदुत्व के इस तरह के मुद्दों को उठाने से बचेगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ एक संकेत दे रहे हैं। आपको याद होगा डॉक्टर गोविंद सिंह जिन्होंने बाबा बागेश्वर के खिलाफ बयान दिया, कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर को फोन किया और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने पहुंच गए, आशीर्वाद लेने पहुंच गए। कमलनाथ जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हनुमान भक्त हैं, उन्होंने छिंदवाड़ा में आदमकद इतनी बड़ी मूर्ति लगाकर रखी है। वो ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को घेरने की कोशिश करेगी, कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव को मौका ही नहीं दे रहे। अभी हाल ही में उन्होंने छिंदवाड़ा में एक योजना लॉन्च की। योजना कौन सी थी? लाडली बहना, जिसमें बीजेपी ने 1000 रुपए एक महिला को देने की बात की है। कांग्रेस ने कहा कि हम 1500 रुपए देंगे। तो जो योजना का स्टेज थी जहां पर खड़े होकर भाषण देना था, उसके ठीक पीछे बजरंगबली की मूर्ति लगी थी, बजरंगबली का फोटो लगा था बड़ा सा। संकेत यही है कि हम भी सनातनी हैं, हम भी हिंदू हैं और हम भी हिंदुत्व पर चलते हैं। अब ऐसे में यह माना जा रहा है कि कर्नाटक के बाद, ऐसे में वाकई यकीन मानिए, ऐसे में यह माना जा रहा है कि कर्नाटक के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश में फूंक फूंक कर कदम उठाएगी हिंदुत्व के मामले में। छठवां संदेश क्या है? छठवां संदेश यह है कि बीजेपी ने कर्नाटक में अपने धार्मिक एजेंडे को बढ़ाते हुए राज्य में मुस्लिमों को मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म कर दिया। लिंगायत और बोक्कलिका समुदाय में 2-2% आरक्षण देकर इसका रिजर्वेशन बढ़ा। पार्टी ने भी एक मुस्लिम कोर्ट
एक किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। और पिछले चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 7 विधायक थे, ये सभी कांग्रेस के टिकट पर लड़े और जीते भी थे। इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी की रणनीति कर्नाटक में सफल नहीं हुई, फैल गई। क्यों? क्योंकि 4% आपने मुस्लिमों को आरक्षण काटा और उसके बाद उन्हें ईडब्ल्यूएस में डाल दिया। तो मुस्लिम भी नाराज हुए और जो गरीब सवर्ण हैं वो भी नाराज हो गए, क्योंकि मुस्लिमों को उठा आपने ईडब्ल्यूएस में डाल दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या किया आपने, मुस्लिमों का खत्म करना था, कर दिया। आप ईडब्ल्यूएस में सवर्णों के साथ मुस्लिमों को क्यों घुसेड़ रहे हैं? एक तरफ तो आप हिंदुत्व की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप मुस्लिमों को सवर्ण गरीब के साथ उलझा रहे हैं। दोनों तरफ नुकसान हुआ और मुस्लिम वोट एक तरफा गिरा। 13.5% वोट में से 11.5% वोट कांग्रेस को गया है। तो मध्य प्रदेश में असर यह है कि शिवराज सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार बयान देते रहते हैं। तो बीजेपी राज्य में धार्मिक मुद्दों पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है ना, जैसे कर्नाटक में थी। लेकिन क्या वो असर कर पाएगी, कहना मुश्किल है। आपको याद होगा हाल में मदरसों की समीक्षा के आदेश दिए गए थे, उत्तर प्रदेश में भी दिए गए। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की स्थिति अलग है। वहां सैफरन जैसी स्थिति है, वहां योगी आदित्यनाथ हैं, यहां शिवराज सिंह चौहान। हमने शिवराज सिंह चौहान को देखा है टोपी पहनते हुए ईद के कार्यक्रम में। अब उन्होंने पहनना बंद कर दिए, बात अलग है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की जो नीति है वो सद्भावना की रही है। वो अटल बिहारी वाजपेयी को इस मामले में फॉलो करते थे। आजकल बदल गए क्योंकि माहौल है ना, हवा जब राजनीतिक हवा चलती है तो चीजें बदल जाती है। तो थोड़ा सा बदल गए, लेकिन क्या इसका फायदा होगा? इंतजार, वो परिणाम बताएगा। 2018 में नहीं हुआ इस बदली हुई छवि का फायदा। खैर, अब एक और संदेश है, और वो संदेश है कि कांग्रेस ने जो तय रणनीति के तहत कर्नाटक में ओबीसी वोटरों की सेंधमारी की, राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का एक मुद्दा उठा दिया है। जिसकी जितनी जाति उसका उतना आरक्षण। मध्य प्रदेश में 48% ओबीसी की जाति बताई जाती है। अब इस मामले पर बहुत सारी टिप्पणियां भी हुई हैं। मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी ने टिप्पणी की है और ओबीसी के अपमान बताकर कांग्रेस को घेरा भी है, जिसका असर नहीं हुआ। लेकिन कर्नाटक में 22% वोटर ओबीसी थे, जो 30 सीटों पर सीधा असर डालते थे। अब मध्य प्रदेश में 52 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया था और बीजेपी ने 37 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने 52, बीजेपी ने 37। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में जो गणित है बीजेपी का, ओबीसी का 50% से ज्यादा वोट मिला था। इसका नतीजा यह हुआ कि ओबीसी वर्ग के अधिकतर प्रत्याशी जीत कर आए। अब मध्य प्रदेश में इसका असर क्या रहेगा? यहां चुनाव में ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा जबरदस्त हावी होने वाला है, क्योंकि प्रदेश में करीब करीब 40 से 48% मतदाता ओबीसी हैं, यकीन मानिए। और प्रदेश में 60 विधायक ओबीसी वर्ग से आते हैं। कमलनाथ सरकार ने, आपको याद होगा, ओबीसी को प्राप्त आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया था। लेकिन बाद में यह मामला अदालत में पहुंचा। अदालत ने अंतरिम आदेश जारी कर 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस को दोषी माना था और ऐसे में यह माना जा रहा है कि चुनाव में ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए दोनों पार्टियां मुद्दा बना सकती हैं। और जब, आपको याद होगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा दोनों ने आरोप लगाया था कांग्रेस के ऊपर कि यह कांग्रेस के कारण हुआ है, जिस पर विवेक तनखा ने दोनों के ऊपर मानहानि का मामला दर्ज किया। अब राजनीतिक जानकारों की माने तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश में राजनीति की हालत करीब करीब एक जैसे। जिस तरह से कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस के तहत 17 जेडीएस के 17 विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे, ठीक उसी तरह 2020 में मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस हुआ था। इसके तहत कांग्रेस के 22 विधायकों ने, जिनमें से 19 सिंधिया समर्थक जीते थे, उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी। अगर 2018 में कर्नाटक और मध्य प्रदेश के हुए आंकड़ों पर नजर डालें तो कर्नाटक में कुल 224, बहुमत का आंकड़ा 113, बीजेपी को 104 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 78 मिली थी। जबकि जेडीएस को 37 सीट मिली थी और अन्य की 3 सीटें थी। 2 सीटों पर चुनाव नहीं हुए थे। तो मध्य प्रदेश में अगर चर्चा करें तो 230 सीटें, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 116 है। बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 114 सीट मिली थी, बीएसपी की 2 सीट थी और समाजवादी पार्टी की 1 और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी। लेकिन उपचुनाव के बाद अब बीजेपी की 127 सीटें, कांग्रेस की 96 सीटें, बीएसपी की 2 हैं, निर्दलीयों की 4 है। क्या होगा? अब मध्य प्रदेश और देश के लोगों के जहन में यही चर्चा है, क्या होगा। और तमाम राजनीतिक पंडित कर्नाटक और मध्य प्रदेश दोनों की स्थिति परिस्थितियों को एक जैसा देख रहे हैं।
फर्क इतना है कि कर्नाटक में चेहरा नहीं था, सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, स्थानीय कार्यकर्ता नेताओं का विरोध था, स्थानीय चेहरों को आपने दरकिनार किया था। मध्य प्रदेश में आपके पास चेहरा है, यह आपकी ताकत है, उनकी जन कल्याणकारी योजना है। उन योजनाओं के जरिए शिवराज सिंह चौहान और नई योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं। लगातार सारी जातियों के जितने भी बोर्ड हैं उनकी घोषणा कर दी है, कुशवाहा, ब्राह्मण, तेली, तमाम सारे। लेकिन अगर यह आपकी ताकत है तो यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और दिल्ली में चिंतन मंथन इस बात को लेकर के कैसी चेहरे को लेकर आगे बढ़ा जाए और केंद्र के चेहरे को लेकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन केंद्र को चेहरे को लेकर अगर आगे बढ़े, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर अगर आगे बढ़े, तो कर्नाटक का ठीक रहा, उसके बाद मध्य प्रदेश का ठीक रहा और 5 महीने बाद 2024। इसलिए यह रिस्क तो केंद्र लेगा नहीं। तो क्या शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के साथ आगे बढ़ा जाए, संगठन में परिवर्तन किया जाए, मंत्रिमंडल में परिवर्तन किया जाए, जो 3 से 4 बार से लेकर और 8 बार के विधायक हैं उनकी जगह नए लोगों को लाया जाए? बहुत मंथन चल रहा है, लेकिन जो भी होगा वो बड़े विस्फोट की तरह होगा। केंद्र का भी मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, मध्य प्रदेश के कई लोगों को, छत्तीसगढ़ के कई लोगों को शामिल होना है। इंतजार कीजिए। फिलहाल इतना ही। चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।